एक कंपनी जो 1975 से कंप्यूटर के क्षेत्र में घुसी और आज तक उसी कंपनी का डोमिनेंस चलता आ रहा है, लेकिन अब वो कंपनी आपके खाने वाली प्लेटों पर भी अपना कब्जा जमाने वाली है। ये इंसान आपकी कंप्यूटर विंडोज को ही नहीं बल्कि कुछ और भी कंट्रोल करने जा रहा है। साल था 1945। वर्ल्ड वॉर सेकंड की समाप्ति की घोषणा 2 सितंबर को कर दी गई थी। युद्ध तो खत्म हो गया, मगर एक युद्ध से लोग अब भी लड़ रहे थे, वो थी भूखमरी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब लड़ा जा रहा था, युद्ध में न केवल लोग मारे गए बल्कि बहुत सारी फसलों को भी विनाश कर दिया गया। इसके चलते विश्व भर में भूखमरी फैलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कई देशों में तो सरकार चलाने वाले तक नहीं बचे थे। इस समय जो भी उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, जापान जैसे देशों की युद्ध के कारण सारी इकोनॉमी की कमर टूट चुकी थी, जिस मौके का फायदा अमेरिका ने उठाया। जब युद्ध में सभी महाशक्तियों के पास पैसा और भोजन खत्म होने लगा तो अमेरिका ने अपने साइंटिस्टों से इसका सॉल्यूशन मांगा, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का पेट अकेले नहीं भर सकता था। तो अमेरिका साइंटिस्ट नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने रॉकफेलर फाउंडेशन में कोऑपरेटिव मैक्सिकन एग्रीकल्चर प्रोग्राम इन मैक्सिको के अंडर 1944 से 1960 तक गेहूं की ऐसी किस्मों को तैयार किया, जो गेहूं की ऐसी वैरायटी थी जो ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से लड़ सके, साथ ही साथ गेहूं का उत्पादन बढ़ा सके, जिससे पूरी दुनिया का पेट भरा जा सके। कर्ज के चलते हुए ऐसा ही हुआ जो साइंटिस्ट चाहते थे गेहूं की, इन किस्मों ने ऐसा ही परफॉर्म किया। इसके चलते नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाने लगा। अमेरिका ने बहुत बड़े स्केल पर गेहूं का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जिस समय भारत को आजादी मिली थी, जिसमें अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। जो भारत कभी कृषि प्रधान देश था, अब वहाँ अकाल जैसी स्थिति थी। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था, क्योंकि जब ब्रिटेन युद्ध में लड़ रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सारा अनाज ब्रिटेन के सैनिकों को पहुंचाने के सख्त आदेश कर दिए थे। इसके चलते भारत में अकाल जैसी स्थिति आ गई। भारत ने अमेरिका से अनाज देने के लिए एग्रीमेंट किया, जिसके चलते अमेरिका ने भारत को जो गेहूं भेजा वो सुअर के खाने में यूज होने वाला अनाज था। जिसके चलते भारत की उस समय की सरकार ने अपने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की नीति बनानी शुरू कर दी, जिसकी देखरेख MS स्वामीनाथन कर रहे थे, जिसमें उन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन का साथ मिला, जहाँ से उन्हें जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स की सप्लाई मिली। आखिर क्या था इन जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स में जो एकदम से इतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती थी? इन जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों को पहले लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जिसमें किसी पौधे की कमजोरी को हटाकर उसमें ऐसी खूबियां डाल दी जाती हैं जिसकी सहायता से अब वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। तरह के बीजों को तैयार करने में एक टेक जायंट इन्वेस्टर, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो कि बिगेस्ट फार्मर इन USA, तो आपको इनका नाम टॉप पर दिखाई देगा। मगर इन्हें इतनी जमीन की क्या आवश्यकता है? ये हम जैसे मिडिल क्लास की सोच है। इंसान काफी आगे की सोच कर चल रहा है। आने वाले टाइम में जैसे आज विंडो को कोई टक्कर नहीं दे सकता, उसी तरह ये फार्मिंग को अपने हाथों में ले रहे हैं, जिसके चलते यदि आपको किसी भी प्रकार का खाना चाहिए तो इनसे ही खरीदना होगा, या अगर आप खाना नहीं खरीदते तो इनसे जेनेटिक मॉडिफाइड सीड खरीदने ही पड़ेंगे। अगर क्या आप जानते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का क्या नुकसान हो सकता है? यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाए, तो हमारी साइंस इतनी उन्नत नहीं है कि फुल श्योरिटी से बता सके कि इस जीन्स को चेंज करने में इफेक्ट क्या हो सकता है। इसे डर के चलते UN और यूरोपीय यूनियन ने इस पर बैन लगाया हुआ है। यूरोपियन यूनियन के लॉ तो इस GMO को लेकर इतने सख्त है कि एक बार यूरोपीय यूनियन ने भारत के 500 टन राइस को GMO राइस बता दिया था, जिसके कारण भारत की राइस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था। यूरोपीय यूनियन अपने यहाँ किसी भी GMO प्रोडक्ट को नहीं लेता। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन अफ्रीका के गरीब देशों में GMO के रिसर्च के लिए फंडिंग देता है। GMO की रिसर्च करके GMO से बने प्रोडक्टों को अफ्रीका के गरीब देशों में सेल किया जाता है, इससे पता लग सके कि कोई प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन भी इन्वॉल्व है, जो वेब प्रोजेक्ट के अंडर चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के क्या परिणाम होंगे दुनिया में कोई नहीं जानता। ये अमीर हमेशा गरीबों का ऐसे ही शोषण करते रहे हैं और शायद आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।